हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज डे नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 और 26 सिलेबस के हिसाब से अपना जो न्यू एनसीईआरटी वाला बुक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को हमको पढ़ना है। इसी के अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट आते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमको पढ़ने हैं। ये दो मेथड इसके होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमको पढ़ने हैं और अलजेब्रिक मेथड में अपने पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें से हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमको वर्ड्स प्रॉब्लम करने हैं इस चैप्टर पे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये तो हो गया कि हमको क्या क्या पढ़ना था, लेकिन आप देख सकते हो आज डे नंबर 1 है, यानी आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल अच्छे से कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को समझेंगे और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो भी आपके सामने लिखा गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन, इन सभी के कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आपका काम है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लेक्चर को सुनना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पॉइंट पे दोबारा लेक्चर को सुनना। डेफिनेटली हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, बिकॉज ये चैप्टर का नाम है तो इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल का साइन हो, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो अननोन होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन में जिसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो अननोन इसको बोल दो, अननोन। ठीक है, और ये पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5x + 4y = 2। तो ये आपके पास जो लिखा गया है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो x और y जो है ये अननोन है। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंड यहां पे देख सकते हो जो भी वेरिएबल है ये अननोन क्या है? ये वेरिएबल है और इसका डिग्री आप देख सकते हो डिग्री 1 है। और इस इक्वेशन में 2 अननोन है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है पेयर, यानी ये पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 5x + 2y = 3 एंड x - 3y = 4। ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने चाहिए लेकिन वो पेयर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेनली जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, जब इसका ग्राफ आप लोग बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आगे चल के हम लोग ग्राफिकल मेथड जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ग्राफ बनाना डेफिनेटली सीखेंगे। मतलब आप मेनली ये समझो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वह एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे अपने पास 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, मतलब दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मेनली लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर अननोन के फॉर्मेट में बात करो तो a1x + b1y + c1 = 0।
मतलब आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा जिसके पास a1 b1 और c1 कुछ कोफिशिएंट हो गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा गया है वहां पे वेरिएबल के साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अननोन के फॉर्मेट में लिखोगे तो a1 b1 और c1 न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहां पे a1 b1 c1 बोल लो या फिर a2 b2 c2 बोल दो, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो सेम वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, आपको हर एक इक्वेशन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 जो है वो कोफिशिएंट्स हैं आपके वेरिएबल्स के, ये कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको इक्वेशन दे, सबसे पहले आपका काम होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना। ठीक है, जैसे यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, सभी टर्म्स को आप इक्वल की एक साइड ला लो, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको करोगे तो 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ये 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आपको दो लाइन दे दिया जाए तो दो लाइन से मात्र 3 सिचुएशन बन सकते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, या फिर दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ जाएं जिनको हम लोग को इंसिडेंट लाइन बोलेंगे, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, मतलब वो कभी ना मिले। ठीक है, आपको दो लाइन दिया जाए तो आपको यही 3 सिचुएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे मजे का बात क्या है, आपको इस टाइप से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि आप बताओ इन तीनों सिचुएशन में से कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा, मतलब किस टाइप का सिचुएशन बनेगा, मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे कि दोनों को इंसिडेंट होंगे कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, बिना ग्राफ बनाए आपको बताना है। तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन इसको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे और वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा हो, तो वहां पे आप देखना कि जो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के जो कोफिशिएंट होंगे ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो स्ट्रेट लाइन के अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के जो कोफिशिएंट्स के रेशियो हैं अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हो कि इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब जो कॉमन पॉइंट होते हैं उनके पास उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। मतलब इन दोनों के पास, मतलब जो भी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही कॉमन लाइन होता है और वही उसका सॉल्यूशन होता है। मतलब इसके पास क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोइंसिडेंट लाइन बने तो वहां पे आप देखोगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, ये c1 है और यहां पे आप देख रहे हो कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं, मतलब यहां पे बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज दोनों लाइंस में जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उनके पास उतने ही सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पे एक के ऊपर एक दोनों लाइंस हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइटली
पॉइंट्स दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होता है तो इस सिचुएशन में आपका जो लाइन होगा ये पैरेलल होगा और वहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस कहीं भी नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा, डेट्स वाई यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेम यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, फटाफट से एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, मतलब अगर आपका लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है, तो वहां पे जो आपका कोफिशिएंट होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा और इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपका लाइन को इंसिडेंट लाइन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा एंड इस केस में आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे बिकॉज लाइन इस केस में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और इनफाइनाइटली पॉइंट्स दोनों लाइंस में कॉमन होता है, डेट्स वाई यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहीं पे पैरेलल लाइंस के केसेस में इस टाइप की कंडीशन बनेगा और यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा दोनों लाइंस के अंदर, डेट्स वाई यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के कंसेप्ट को। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बोला है ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, यानी जो अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसके पास एक सॉल्यूशन होता है और जो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं उनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और यहाँ पे अपने पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके पास वन सॉल्यूशन होता है, यानी ये डेफिनेटली कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी ये दोनों जो होंगे आपके कंसिस्टेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं इनकंसिस्टेंट को। क्या बोला है, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी जो पैरेलल वाला कंसेप्ट अपने पास होता है, जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, यानी उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यानी पैरेलल लाइंस के पास नो सॉल्यूशन होते हैं और जिनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कब कौन सा कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होते हैं एंड जो पैरेलल लाइन होता है इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, अभी तक जो भी हम लोग सीखे हैं उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली सवाल बनते हैं, आप देखना। ठीक है, बोला है
क्लियरिफाई दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको यहाँ पे दो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं, बताना है कि ये दोनों लाइंस के इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट कब होगा? अगर ये आपको इंटरसेक्टिंग बन जाए या फिर को इंसिडेंट बन जाए तो ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे अगर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बन जाए तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसको कैसे चेक करना है ये भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, कोफिशिएंट की मदद से चेक करना है। कैसे? यहाँ पे हम लोग देखे थे बिल्कुल अच्छे से कि अगर इनके कोफिशिएंट्स a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो ये को इंसिडेंट हो जाएंगे, और ये अगर दोनों हुए तो ये जो अपना लाइन है जो कि क्वेश्चन में दिया है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो आपका जो दोनों लाइन क्वेश्चन में दिया है वो दोनों पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं एंड पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। एंड ये सेकेंड 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b1 b1 का वैल्यू 6 हो जाएगा एंड c1 का वैल्यू -7 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से a2 का वैल्यू 12, b2 का वैल्यू 18 एंड c2 का वैल्यू -21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले a1/a2 का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, a1/a2, तो यहां पे आप देख सकते हो a1/a2 करोगे तो क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। दिस इज 4/12 और ये कैंसल आउट होगा तो आपको मिलेगा 1/3। अब हम लोग b1/b2 का रेशियो करेंगे। ठीक है, b1/b2 मतलब 6/18 हो जाएगा, ये 6/18 हो जाएगा और ये कैंसल आउट होगा तो ये भी आपको 1/3 मिलेगा। अब हम लोग कर लेते हैं c1/c2 का रेशियो। ठीक है, तो c1/c2 करोगे तो -7/-21 होगा। ठीक है, -7/-21 होगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा एंड 7 से 21 होगा 3 बार में तो ये भी 1/3 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हैं और ये वैल्यू 1/3 के इक्वल है। ठीक है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल रहा है और ये तीनों वैल्यू 1/3 के इक्वल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और कभी भी इस टाइप से आपको सिचुएशन मिले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो यहाँ पे क्या होता है दोनों लाइंस एक के ऊपर एक आ जाती हैं, मतलब को इंसिडेंट लाइन हो जाता है। मतलब ये क्या होगा को इंसिडेंट लाइन का केस बन गया, और को इंसिडेंट लाइन का जब केस बनता है तो वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन गया। और ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट कब होता है जिसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, डेट इज इन द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंट। और यहाँ पे तो मेनी सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमको करना होता है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से ये आपको याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लेना है इक्वेशन को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन को देख के यार डरना नहीं है, जो भी हम लोग सीखे हैं उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब लाइंस पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस का जब केस बनता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और कभी भी नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट वाला केस बनेगा। और पैरेलल लाइंस वाला हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। मतलब ये वाला कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन में, तब जाके इनकंसिस्टेंट वाला केस बनेगा, मतलब पैरेलल लाइन का केस बनेगा, ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं एंड ये वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। क्यों करना है बिल्कुल समझ में आना चाहिए, दोबारा सुनो अच्छे से। क्या बोल रहा है? दोनों इक्वेशन में के अननोन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? इस प्रकार से करना है कि ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएं। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन का केस बने, ठीक है, यानी इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल लाइन का केस वाला हम लोग जानते हैं, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। मतलब ये वाला कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, क्या हो जाएगा? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। यहां से a1 का वैल्यू k हो जाएगा, b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा है वैसा आराम से लिखते जाओ, डरना नहीं है इतना बड़ा इक्वेशन लिख के, ठीक है। सेम यही काम यहां पे करेंगे। तो 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 होगा। तो a2 का वैल्यू 12 हो जाएगा, b2 का वैल्यू k हो जाएगा एंड c2 का वैल्यू माइनस ऑफ k हो जाएगा, ठीक है। हमको कंडीशन अप्लाई करना है, पहले से हमको पता है क्या अप्लाई करना है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 वाला केस हमको अप्लाई करना है। तो करते हैं, ठीक है। a1 बाई a2 अप्लाई करोगे तो देख सकते हो k बाई 12 होगा, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा k बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b1 बाई b2 करोगे तो 3 बाई k हो जाएगा। दिस इज 3 बाई k इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 करोगे, c1 बाई c2 तो माइनस ऑफ k माइनस 2, माइनस ऑफ k माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना है? माइनस ऑफ k है, ठीक है, माइनस ऑफ k है। तो यहां पे आप देख सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कर देते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देख के डरना नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? दो दो का पेयरिंग बना के सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k, k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई k करोगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा एंड k इज इक्वल टू रूट अंडर 36 आपको मिलेगा, ठीक है। रूट अंडर 36 यानी यहां से k का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 6 मिल गया। यानी k का वैल्यू ध्यान से देखना, k का वैल्यू प्लस 6 भी हो सकता है और k का वैल्यू माइनस 6 भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों होगा या फिर दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे? जो आपके पास ये सेकंड वाला पेयर बन रहा है, अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लेके एक इक्वेशन बनाएंगे एंड वहां पे हम लोग k का वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आना चाहिए, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या किए हैं? यहां पे हम लोग a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करके सॉल्व किए हैं। तो अपने पास k का दो वैल्यू निकल कर आया है, एक +6 एंड एक -6। अब हम लोग क्या करेंगे? b1 बाई b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2 वाले केस में हम लोग k का वैल्यू डालेंगे, एक बार +6 एक बार -6, एंड देखेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपस में इक्वल नहीं होगा तभी जाके ये वाला कंडीशन बनेगा पैरेलल लाइन वाला। ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा तभी अपने पास नो सॉल्यूशन आएगा, और नो सॉल्यूशन आया तभी ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो B1/B2 का वैल्यू कितना है 3/k, ये है आपका 3/k, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, B1/B2 जो है एक बार +6 लेके चेक करते हैं k का वैल्यू। तो जो B1/B2 है ये कितना है, B1/B2 का वैल्यू आप देख सकते हो 3/k है। ठीक है, 3/k है, और k का वैल्यू हमको +6 लेना है, तो 3/6 ये कैंसल आउट होगा तो 1/2 होगा। यानी B1/B2 का वैल्यू आपके पास 1/2 आ रहा है k = +6 लेने पे। अगर C1/C2 का वैल्यू अगर आप चेक करो तो ये कितना आएगा, C1/C2 कितना हो जाएगा k - 2/k, k - 2/k, एक बार मिला लो, k - 2/k। ठीक है, तो यहां पे अगर आप 6 डालोगे तो 6 - 2/6 होगा, और ये 4/6 हो जाएगा, और यहां से आप देख सकते हो कि ये 2/3 आ रहा है। मतलब B1/B2 और C1/C2 का जो वैल्यू है ये k = +6 लेने पे आपस पे इक्वल नहीं हो रहा है। यानी एक k = +6 डेफिनेटली हो सकता है। एक बार क्या करेंगे, -6 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, k = -6 एक बार लेते हैं और चेक करते हैं B1/B2 का वैल्यू। यहाँ पे भी B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, अगर C1/C2 आ जाता है तो ये वाला भी केस हम लोग ले सकते हैं, यानी k का वैल्यू -6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो B1/B2 का वैल्यू चेक करेंगे तो ये 3/k था, यानी 3 / -6 करोगे तो ये कैंसल आउट होगा, तो -1/2 मिलेगा आपका B1/B2। अगर C1/C2 चेक करोगे तो ये k - 2 / होगा, यानी k का वैल्यू आपको -6 लेना है, तो -6 - 2/6, यानी ये कितना हो जाएगा, -8/6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ये 4/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी k = -6 भी चल सकता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू +6 भी चलेगा और -6 भी चलेगा, यानी ये दोनों चलेंगे। ठीक है, यानी k = या तो आप +6 लो या फिर -6 लो, ये दोनों जो आपके इक्वेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। मतलब इन दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमको A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे और इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले आप इसको लिखोगे, उसके बाद से ही वो वाला फंडा आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे x के पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग 1 ले सकते हैं, एंड b1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3x प्लस ky - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू k हो जाएगा, एंड c2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा।
ठीक है, हमको कंडीशन क्या अप्लाई करना है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अप्लाई करना है, ताकि अपना जो लाइन हो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन बने और यूनिक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, ये किसका कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, तो a1 बाई a2 का वैल्यू कितना है, a1 बाई a2 करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, राइट। 1/3 ये इक्वल नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 कितना है, -2/k है। ठीक है, -2/k है, यानी यहां से आप k का वैल्यू निकालोगे तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -6, मतलब k का वैल्यू अगर 6 के इक्वल नहीं होगा तब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू -6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, बस आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत एक ही जैसा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए कब होता है भैया, जब दोनों लाइन को इंसिडेंट लाइन हो। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन हो, और को इंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए तो दोनों लाइंस को इंसिडेंट लाइन होंगे, एंड अगर एक बार लाइंस को इंसिडेंट हो गए तो उनके पास मेनी सॉल्यूशंस होगा, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है। तो k का वैल्यू हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड c1 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पे करते हैं, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3k इज इक्वल टू 0, एंड यहां से a2 इज इक्वल टू k माइनस 1 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू k प्लस 2 हो जाएगा, एंड c2 इज इक्वल टू -3k हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको को इंसिडेंट लाइन करना है, यानी कंडीशन हम लोग यूज कर लेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये किसका कंडीशन है, को इंसिडेंट लाइन का। ठीक है, अगर ये को इंसिडेंट लाइन होगा तो इनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो कंडीशन यूज कर लेते हैं फटाफट से। a1 बाई a2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाई k माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाई k प्लस 2, 3 बाई k प्लस 2, उसके बाद से c1 बाई c2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई -3k हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई -3k हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फटाफट से कर दो, यानी क्या हो जाएगा, 7/3k हो जाएगा, 7/3k हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं से सॉल्व करना है और अपने पास k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार मिला लो, a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, 2 बाई k माइनस 1, एंड b1 बाई b2 हो जाएगा 3 बाई k प्लस 2, और ये हो जाएगा 7/3k। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करके एक केस बनाते हैं। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 से एक केस बनाएंगे, एंड यहां से k का वैल्यू निकाल कर हम लोग वेरीफाई करेंगे b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 बाई k माइनस 1,
2/k-1 is equal to 3/k+2। थ्री बाई के प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3। उसके बाद से क्या हो जाएगा 4+3 इज इक्वल टू 3k-2k। और यहां से 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास k का वैल्यू 7 निकल के आ जाएगा। एक बार अच्छे से इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3 हो जाएगा एंड ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, यानी k का वैल्यू आपके पास यहाँ से 7 निकल के आ रहा है। तो इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ये तो अपने पास k का वैल्यू निकल के आया है जब हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 किए हैं। अब अपने पास जो है b1/b2 और c1/c2, इसमें हम लोग इस k के वैल्यू को डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, b1/b2 का वैल्यू कितना है 3/k+2 और c1/c2 का वैल्यू कितना है 7/3k। ठीक है, 7/3k है। और k का वैल्यू हमको कितना रखना है k इज इक्वल टू हमको 7 रख के वेरीफाई करना है। ठीक है, ये है आपका b1/b2 एंड ये है आपका c1/c2। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर b1/b2 में अगर आप 7 रखोगे तो ये हो जाएगा 3/7+2 यानी 3 कितना हो जाएगा 9। ये कैंसिल आउट होगा तो आपको 1/3 मिलेगा। एंड यहाँ पे आप 7 कितना रखोगे 7 रखोगे तो 3 × 7 ये कैंसिल आउट होगा तो आपको 1/3 मिल रहा है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे k इज इक्वल टू 7 लेने पे b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हो रहे हैं। यानी ये k इज इक्वल टू 7 पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी k इज इक्वल टू 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 7 आप ले सकते हो। k इज इक्वल टू 7 लेने पे ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे और आपको मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। यानी k का वैल्यू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, अब ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना। लास्ट है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। मतलब आपको एक ये इक्वेशन दिया है, दूसरा ये दिया है, और इन दोनों इक्वेशन से मिलके किस टाइप के सिचुएशन क्रिएट होंगे। मतलब पैरेलल लाइन दोनों होंगे कि कोइंसिडेंट लाइन होंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, हमको बताना है। ठीक है, तो बस इनके कोफिशिएंट का मदद से हम लोग कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि क्या बनेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड यहां से a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 4 एंड c1 इज इक्वल टू -5। सिमिलरली 6x + 8y - 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग a1/a2 करते हैं। ठीक है, a1/a2 करोगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा a1/a2 मतलब 3/6 करोगे, 3/6 करोगे तो ये कैंसल आउट होकर आपको 1/2 मिलेगा। फिर b1/b2 करके चेक करते हैं। ठीक है, b1/b2 करोगे मतलब 4/8 करोगे, 4/8 करोगे तो ये भी आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से c1/c2 कर लो, तो c1/c2 करोगे तो ये क्या है -5/-7 है।
-5/-7, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये 5/7 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल हैं और C1/C2 इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जैसा केस क्रिएट हो रहा है इन दोनों इक्वेशन की मदद से, ठीक है। और कभी भी ऐसा केस क्रिएट होता है तो क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस का केस है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और ये क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वेशन देके आपसे इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता था, इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपका जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आज के क्लास में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हर एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे लेक्चर को दोबारा अच्छे से सुनो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।